दोस्तों हर LIC का एजेंट अपने एजेंसी कैरियर में बड़ी सफलता पाना चाहता है और हमारा यह जो YouTube चैनल है रितेश LIC एडवाइजर एक अभिकर्ता को सफल बनाने में निरंतर प्रयास कर रहा है। हमारा सिर्फ इतना प्रयास है कि यदि कोई एजेंट अगर हमसे जुड़ता है तो हमारे चैनल पर पोस्ट की गई जानकारियों का उपयोग यदि वह अपने कार्य क्षेत्र में करता है तो फिर उसके व्यवसाय में उसको परिवर्तन दिखाई देना चाहिए। दोस्तों हम अपने इसी प्रयास को सतत आगे बढ़ाते हुए आज यह एक नई वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। दोस्तों इस वीडियो के जरिए आपको यह जानकारी दी जा रही है कि यदि कोई अभिकर्ता अपने एक प्रयास से सैकड़ों हजारों बीमा करना चाहता है तो वह कैसे कर सकता है। तो यदि आप इस जानकारी को चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखते रहें। लेकिन दोस्तों मैं अपने इस वीडियो को शुरू करूं उससे पहले मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और भविष्य में भी इस प्रकार की जानकारियों से अपडेट रहना चाहते हैं तो फिर मैं आपसे यही कहूंगा कि आप हमारे इस YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइजर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो साथ में बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। उसका फायदा यह होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई नई वीडियो पोस्ट होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। प्यारे साथियों, यदि आप एक नए अभिकर्ता हैं, आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने फील्ड में कार्य करने के लिए निकलते हैं लेकिन लोग आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं होते, वह कोई न कोई बहाना बना देते हैं, यानी आपको प्रोस्पेक्टिंग करने में समस्या होती है। यदि आपके साथ ऐसा है तो फिर मैं आपके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक शेयर कर रहा हूँ। यह जो लिंक है YouTube वीडियोस का लिंक है और इन लिंकों पर यदि आप क्लिक करते हैं तो आपको प्रोस्पेक्टिंग करने के कई पावरफुल तरीके पता चल जाएंगे और मुझे यह यकीन है कि यदि आप उन तरीकों का उपयोग करते हैं तो आपकी यह समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी। दोस्तों चलिए अब आपके विशेष समय को नष्ट न करते हुए सीधे हम अपने टॉपिक पर चलते हैं कि कोई अभिकर्ता यदि अपने एक प्रयास से सैकड़ों हजारों बीमा करना चाहता है तो वह कैसे कर सकता है। दोस्तों उसका रास्ता है नियोक्ता कर्मचारी योजना यानी एम्प्लॉय एम्प्लॉयर स्कीम। लेकिन दोस्तों मेरी एक अपनी राय है और वह मैं यहीं पर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। यह जो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर स्कीम है इसकी चर्चा आप तभी किसी से करें जब उसके साथ पहले से आपके रिलेशन डेवलप हो चुके हों, ताकि वह जो आपका भावी ग्राहक है वह आपकी बातों को ध्यान से सुने और उसके आधार पर एक बेहतर निर्णय ले सके, तभी आप इस कार्य में सफल हो पाएंगे। तो चलिए हम समझते हैं एम्प्लॉय एम्प्लॉयर स्कीम क्या होती है, इसके नियम क्या हैं। तो सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि यह नियोक्ता कर्मचारी योजना यानी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम है, ये होती क्या है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या छोटी कंपनियां हैं या फिर कोई फर्म है, इन जगहों पर बहुत सारे लोग काम करते हैं। अब इन कंपनियों के मालिक को हम नियोक्ता कहते हैं यानी एम्प्लॉयर कहते हैं, यानी ऐसा व्यक्ति जो कई लोगों को काम देता है, ऐसे व्यक्ति को हम साधारण भाषा में हम नियोक्ता कहेंगे यानी एम्प्लॉयर कहेंगे। अब यदि कोई एम्प्लॉयर अपने कर्मचारियों के जीवन पर अगर बीमा पॉलिसी लेता है तो ऐसी योजनाओं को हम नियोक्ता कर्मचारी योजना कहते हैं। अब निश्चित रूप से आपके मन में एक दूसरा प्रश्न उठेगा और वह प्रश्न यह होगा कि क्या एक नियोक्ता को यानी कि क्या एक एम्प्लॉयर को यह अधिकार है कि वह अपने कर्मचारियों के जीवन पर बीमा पॉलिसी ले सकता है। तो दोस्तों मेरा उत्तर है हाँ। देखिए होता क्या है कि बीमा पॉलिसी करने के लिए सबसे पहले जो बीमा कंपनी है वह बीमा हित देखती है। तो यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो जो कर्मचारी होते हैं वो अपने पूरे जीवन काल में अपने एम्प्लॉयर के लिए यानी अपने नियोक्ता के लिए काम करते हैं। अब जब वह अपने नियोक्ता के लिए काम करते हैं तो उस नियोक्ता को अपने कर्मचारियों के माध्यम से बेनिफिट होता है, आर्थिक लाभ होता है। अब यदि उसके कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में उस नियोक्ता का जो कार्य है वह बाधित होगा यानी कि उस नियोक्ता को आर्थिक नुकसान होगा। इसलिए एक नियोक्ता को अपने कर्मचारी के जीवन पर बीमा पॉलिसी लेने का अधिकार होता है। अब दोस्तों बात यह उठती है कि यह जो एम्प्लॉय है यानी यह जो कर्मचारी है, बीमा पॉलिसी करने के लिए हम कर्मचारी किसे कहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर तीन मूल बिंदु हैं, तीन मूल बिंदुओं को आपको ध्यान देना होगा। बीमा पॉलिसी के लिए कर्मचारी उसी व्यक्ति को माना जाएगा यानी जो एम्प्लॉय है उसी व्यक्ति को हम कहेंगे जिसे अपनी संस्था से यानी जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है वहां से उसको वेतन मिलता हो। जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन है वह उसको वेतन की पर्ची या फिर फॉर्म संख्या 16 उसको मिलता हो। अब जैसे आप LIC के अभिकर्ता हैं, LIC में काम करते हैं, तो जब फाइनेंशियल ईयर समाप्त होता है उसके बाद LIC के द्वारा
द्वारा आपको फॉर्म संख्या 16 दिया जाता है। ठीक उसी तरह से कर्मचारी हम उस व्यक्ति को मानेंगे, बीमा पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी हम उस व्यक्ति को मानेंगे जिसके पास वेतन पर्ची हो या फिर फॉर्म संख्या 16 वह हमको दे, फिर हम उसको कर्मचारी मानेंगे। इसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि एक कर्मचारी को इस पॉलिसी के लिए, यानी यह जो प्लानिंग है, इस प्लानिंग के लिए उसको बैंक खाते का स्टेटमेंट देना जरूरी होता है। और ऐसा नहीं है कि वह अपने किसी भी सेविंग खाते का या किसी भी बैंक खाते का वह स्टेटमेंट दे देगा, वह मान्य होगा। हमको उस बैंक खाते का स्टेटमेंट चाहिए जिस बैंक खाते में उसके नियोक्ता के द्वारा, यानी उसके ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पैसे डिपॉजिट किए जाते हैं, उसके वेतन डिपॉजिट किए जाते हैं। तो ऐसे जो भी कर्मचारी होंगे, यानी ऐसे जो एम्प्लॉय होंगे, उनका हम यह जो नियोक्ता कर्मचारी योजना है, इसके तहत हम उसकी पॉलिसी कर पाएंगे। अब दोस्तों, निश्चित रूप से आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि यह नियोक्ता कर्मचारी योजना में कौन सी योजना होती है, उस योजना के विषय में जानकारी दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर यह बताना जरूरी समझता हूँ कि नियोक्ता कर्मचारी योजना किसी विशेष प्लान का नाम नहीं है, बल्कि यह जो नियोक्ता कर्मचारी योजना है, यह एक व्यवस्था का नाम है। आप नियोक्ता कर्मचारी योजना के तहत कोई भी LIC की पॉलिसी को आप सेल कर सकते हैं, आप दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि दो तरह की प्लानिंग आप नियोक्ता कर्मचारी योजना के अंतर्गत नहीं दे सकते। पहला, बच्चों की प्लानिंग नियोक्ता कर्मचारी योजना के तहत नहीं दी जा सकती है, और जो पेंशन की योजनाएं होती हैं, वह पेंशन की योजनाएं भी नियोक्ता कर्मचारी योजना के तहत आप सेल नहीं कर सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके मन में यह भी आ सकता है कि नियोक्ता कर्मचारी योजना कौन ले सकता है? क्या हमको किसी कंपनी से संपर्क करना होगा या फिर हमें किससे मिलना होगा इस नियोक्ता कर्मचारी योजना के लिए? तो दोस्तों, यदि आप यहाँ पर ध्यान देंगे, यानी नियोक्ता कर्मचारी योजना के लिए यदि आप ध्यान देंगे, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर 3 प्रमुख इकाइयां होती हैं। पहला, नियोक्ता होता है, यानी वह जो कंपनी है, जो फर्म है, उसका जो मालिक है, यानी जो एम्प्लॉयर है, पहली इकाई के रूप में वह हो गया। दूसरी इकाई के रूप में वह कर्मचारी हो गया जिसकी जीवन पर बीमा पॉलिसी की जाती है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण इकाई होती है वह बीमा कंपनी, जिसके द्वारा जीवन बीमा की पॉलिसी दी जाती है। यानी यदि आप LIC के एजेंट हैं, तो जो आपकी LIC है वह तीसरी महत्वपूर्ण इकाई हो जाती है। अब यहाँ पर जो नियोक्ता है वह कहीं भी हो सकता है। कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है, कोई साझेदारी है, प्रोप्राइटरशिप है, ट्रस्ट है, तो इसके अधीनस्थ आने वाले जितने भी लोग हैं वह नियोक्ता कर्मचारी योजना के तहत प्लानिंग करा सकते हैं। लेकिन एक यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज ध्यान देने वाली है, और वह है डायरेक्टर के विषय में। देखिए, सभी डायरेक्टर को नियोक्ता कर्मचारी योजना के अंतर्गत पॉलिसी नहीं दी जा सकती है। देखिए, होता क्या है, इसको हम साधारण भाषा में स्पष्ट करते हैं। आप बहुत सारे फर्म में या फिर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में आप जाएंगे, तो वहां पर आप पाएंगे कि एक डायरेक्टर होता है, तो उस डायरेक्टर को अपनी सेवा के लिए वेतन मिलता है, और वह जो संस्था है उस डायरेक्टर के वेतन को अंडर सेक्शन 192 के तहत दिखाती है। यदि ऐसा डायरेक्टर आपको दिखाई देता है, तो फिर उसको एक एम्प्लॉय के रूप में माना जाएगा, यानी एक कर्मचारी के रूप में माना जाएगा। लेकिन बहुत जगह आप जाएंगे तो आप यह पाएंगे कि जो डायरेक्टर होता है वह डायरेक्टर को वेतन नहीं मिलता, बल्कि वह डायरेक्टर अपनी कंसल्टेंसी फीस लेता है। अब यह जो कंसल्टेंसी फीस है, इसको वह जो संस्था है, यानी वह जो ऑर्गेनाइजेशन है, वह अंडर सेक्शन 194J के अंतर्गत दर्शाता है। तो यदि आपकी मुलाकात ऐसे डायरेक्टर से होती है, तो उसको फिर आप नियोक्ता कर्मचारी योजना के अंतर्गत पॉलिसी नहीं दे सकते हैं। अब दोस्तों, आपके मन में यह बात उठ सकती है, और वह बात जो है फील्ड से संबंधित है, कि जब एक नियोक्ता यानी एक जो एम्प्लॉयर है वह अपने कर्मचारियों को वेतन दे ही रहा है, तो फिर वह प्रीमियम का अतिरिक्त भार क्यों लेगा, वह क्यों अपने कर्मचारियों का बीमा कराएगा? दोस्तों, यदि आप इस पहलू को ध्यान से समझ लेते हैं और यदि आप इसके ऊपर अपने भावी ग्राहक को मोटिवेट कर लेते हैं, तो फिर मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप यदि MDRT हैं तो COT, और यदि आप COT हैं तो TOT तक जरूर जा सकते हैं। थोड़ा सा इसके लिए आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी यदि आपकी एक मेहनत सफल हो जाती है, तो वो एक मेहनत ही आपको डबल MDRT, ट्रिपल MDRT करा सकती है। चलिए हम इसको समझते हैं। देखिए, नियोक्ता कर्मचारी योजना के अंतर्गत यदि नियोक्ता को आप मोटिवेट करते हैं कि उसका जो कर्मचारी है, इस तरह की अगर वह व्यवस्था अपने कर्मचारियों को देता है, तो उसका कर्मचारी
उस एम्प्लॉयर के साथ एक लंबे समय तक जुड़ा रहेगा। यदि आप इस पर क्लाइंट को मोटिवेट कर लेते हैं तो फिर आप इस तरह के प्लानिंग को करने में सक्सेस हो जाएंगे। देखिए, यदि आप ध्यान दीजिए तो आप पाएंगे कि तमाम जो कंपनियां होती हैं वो ईपीएफ लॉन्च करती हैं। अब इसमें क्या होता है कि कंपनी का उद्देश्य होता है कि हम अपने कर्मचारियों को एक अतिरिक्त बेनिफिट दे रहे हैं ईपीएफ के जरिए, और वह जो उसका कर्मचारी है उसको अपनी संस्था में, अपनी कंपनी में अपना एक बेहतर भविष्य नजर आता है। और ऐसी कंपनियां जो अपने कर्मचारियों को ईपीएफ जैसे बेनिफिट देती हैं, उसके कर्मचारी अपेक्षा के दूसरे कंपनियों की तुलना में उसको छोड़कर कम मात्रा में पलायन करते हैं। यानी जब एम्प्लॉयर इस तरह की व्यवस्था अपने कर्मचारियों को देता है तो उसके कर्मचारी उसके साथ एक लंबे अवधि तक जुड़कर कार्य कर सकते हैं। अब यदि आप ध्यान देंगे तो आप यह भी पाएंगे कि तमाम तरह की जो कंपनियां होती हैं, तमाम तरह की जो एम्प्लॉयर होते हैं, वो अपने एम्प्लॉय को हर साल बोनस देते हैं। इस बोनस देने के पीछे उस नियोक्ता का मूल उद्देश्य क्या होता है? मुझे लगता है कि सबसे बड़ा उद्देश्य यह होता है कि वह जो कर्मचारी है वह अपने एम्प्लॉयर के साथ एक लंबे अवधि तक जुड़ा रहे और इसके जरिए उस एम्प्लॉयर को एक अच्छा खासा बेनिफिट अपने कर्मचारी के कारण मिलता रहे। अब देखिए, होता क्या है कि जब एक एम्प्लॉयर किसी नए एम्प्लॉय को नियुक्त करता है, यानी किसी नए कर्मचारी को नियुक्त करता है, तो वह कर्मचारी जिस कार्य के लिए नियुक्त होता है, अब उस कार्य को सही तरीके से कर सके इसके लिए उसको ट्रेनिंग इत्यादि दी जाती है। अब ऐसा करने पर वह जो एम्प्लॉयर है उसका एक अच्छा खासा समय और पैसा दोनों खर्च होता है। अब यदि वह एम्प्लॉय बीच में छोड़कर चला जाए तो उस एम्प्लॉय के ऊपर जो एम्प्लॉयर है, यानी जो उस कंपनी का मालिक है, उसका जितना भी मेहनत किया गया था वह सारी की सारी मेहनत नुकसान हो जाएगी। तो इन कारणों से कोई भी नियोक्ता यह नहीं चाहता कि एक हमारा जो एम्प्लॉय है, जो हमारे साथ काम कर रहा है, हमारे कार्य में एक्सपर्ट है, वह हमको छोड़कर जाए। तो यदि आप नियोक्ता कर्मचारी योजना के लिए इस चीज को टारगेट कर लेते हैं तो निश्चित रूप से इस तरह की जो व्यवस्था है, यानी नियोक्ता कर्मचारी योजना को सेल करने की जो व्यवस्था है, इसमें आप सक्सेस हो जाएंगे। यह तो एक विषय हो गया। अब दूसरे विषय की बात करता हूं। देखिए, होता क्या है कि यदि कोई नियोक्ता एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम को परचेज करता है, लेता है, तो उसको टैक्स में बहुत बड़ा लाभ मिलता है। अब होता क्या है कि जब कोई नियोक्ता अपने कर्मचारियों के जीवन पर बीमा लेगा तो उसकी जो प्रीमियम है वह प्रीमियम उस नियोक्ता के द्वारा जमा की जाएगी, और उसके द्वारा जो जमा की गई प्रीमियम है वह आयकर की धारा 37 फर्स्ट के अंतर्गत आता है। अब यह जो प्रीमियम उस नियोक्ता के द्वारा जमा की गई है उसको उस कंपनी का या उस ऑर्गेनाइजेशन का एक खर्च माना जाता है, जिसको कि उस कंपनी के हुए मुनाफे में से घटा दिया जाता है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बड़ा टैक्स का लाभ उस कंपनी को, उस नियोक्ता को हो सकता है। तो दोस्तों, यह जो दो प्रमुख विषय हैं, इन विषयों पर टारगेट करके आप यह जो नियोक्ता कर्मचारी योजना है इसके लिए एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन आप अपने भावी ग्राहक को दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं नियोक्ता कर्मचारी योजना कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों, नियोक्ता कर्मचारी योजना दो प्रकार से मूल रूप से पाई जाती है। पहला जो होता है उसमें क्या होता है कि जो नियोक्ता होता है वह अपने कर्मचारी के जीवन पर बीमा पॉलिसी ले लेता है, उसकी प्रीमियम भी नियोक्ता भरता है और उस बीमा पॉलिसी का जो मालिक है वह भी नियोक्ता ही होता है। यानी पॉलिसी से जो भी लाभ मिलेगा वह नियोक्ता को मिलेगा। इसको हम स्कीम ए कहते हैं। अब बात करते हैं स्कीम बी की। स्कीम बी के अंतर्गत एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों के जीवन पर बीमा पॉलिसी लेता है। उस बीमा पॉलिसी की प्रीमियम भी उस नियोक्ता के द्वारा ही भरी जाती है, परंतु जो उस पॉलिसी का सारा लाभ है वह उस कर्मचारी को मिलता है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए हमारी राय होगी कि जब भी आप अपने किसी नए क्लाइंट के लिए इस तरह की योजना का अगर प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो वहां पर आपको ऑप्शन बी के लिए ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसमें होगा क्या कि एक अच्छा खासा बेनिफिट उस कर्मचारी को मिलेगा, उसका परिवार सुरक्षित होगा जिस कर्मचारी के लिए उसका नियोक्ता बीमा की पॉलिसी करेगा, और दूसरा फायदा आपके लिए है कि आपको एक साथ कई नंबर ऑफ पॉलिसी मिल जाएगी। अब दोस्तों, यहाँ पर आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि सपोज दैट कोई नियोक्ता है, वह नियोक्ता अपने कर्मचारियों के जीवन पर एक बीमा पॉलिसी ले लेता है। अब वह जो बीमा पॉलिसी लिया है, बीमा पॉलिसी लेने के बाद उसका कर्मचारी यदि उसको छोड़कर चला जाए और यह जो बीमा पॉलिसी ली गई है वह ऑप्शन बी के तहत ली गई है, तो ऐसी स्थिति में उस नियोक्ता का नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह के नुकसान को बचाने के लिए जो पॉलिसी जारी की जाती है उस पॉलिसी को असाइन कर दिया जाता है। अब यह जो असाइनमेंट होता है, यह असाइनमेंट हो सकता है 4 साल के लिए, 5 साल के लिए
इस प्रकार से किया जा सकता है। अब यह जो असाइनमेंट होता है यह दो तरह से किया जाता है। पहला असाइनमेंट का जो तरीका है वह परिस्थितियों के आधार पर होगा, यानी नियोक्ता और कर्मचारी के बीच इस तरह का असाइनमेंट हो जाता है कि यदि इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं तो उस कंडीशन में असाइनमेंट समाप्त हो जाएगा। और जब असाइनमेंट समाप्त हो जाता है, असाइनमेंट समाप्त हो जाने के बाद उस पॉलिसी का जो संपूर्ण दायित्व है, यानी जो प्रीमियम का दायित्व है या फिर दूसरे जो भी किसी तरह के दायित्व हैं, वह पूरे के पूरे दायित्व और सारे के सारे लाभ सब कुछ उस कर्मचारी के होंगे। और इसके लिए जो दूसरा आधार होता है वो होता है टाइमिंग, यानी टाइमिंग के आधार पर जो असाइनमेंट किया जाता है उसमें 3 साल, 4 साल, 5 साल इस तरह का एक समय का प्रतिबंध होता है। उस समय तक जो नियोक्ता होता है उस पॉलिसी की सभी प्रीमियम जमा करता रहता है, और जब वह समय अवधि समाप्त हो जाती है, वह जो पॉलिसी है उस पॉलिसी का असाइनमेंट समाप्त हो जाएगा और उस पॉलिसी का सभी दायित्व और सारे के सारे लाभ उस कर्मचारी के हो जाएंगे। अब दोस्तों बात आती है कि यदि नियोक्ता कर्मचारी योजना के अंतर्गत कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी दशा में क्या परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने बात किया असाइनमेंट की, अब यहाँ पर दो तरह की परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। पहली तरह की परिस्थिति यह हो सकती है कि बीमा पॉलिसी जारी होने के बाद और असाइनमेंट पूरा होने से पहले यदि उस कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो क्या दशा होगी। और दूसरी परिस्थिति यह कि असाइनमेंट समाप्त होने के बाद अगर कर्मचारी की मृत्यु होती है तो क्या परिस्थिति होगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यदि असाइनमेंट समाप्त होने से पहले किसी कर्मचारी की मृत्यु होती है तो क्या परिस्थिति पैदा होती है। तो दोस्तों यदि असाइनमेंट समाप्त होने से पहले उस कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जो बीमा कंपनी है वह बीमा कंपनी मृत्यु दावे का भुगतान एम्प्लॉयर को करेगी। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन यदि आप फील्ड में जाएंगे तो आपके सामने आएंगे और नहीं भी आते हैं तो इस तरह की जानकारी आपको अपने क्लाइंट को देनी होगी। अब यदि कर्मचारी की डेथ हो गई और वह जो पैसे बीमा कंपनी से इस नियोक्ता को यानी एम्प्लॉयर को अगर मिले हैं तो यह उस एम्प्लॉयर के लिए एक इनकम हो जाती है। लेकिन अब एम्प्लॉयर क्या करता है कि उस पैसे को अपने पास नहीं रखता। वह पैसा जो कि कर्मचारी की मृत्यु के बाद बीमा कंपनी से मिला है उस पैसे को वह उस कर्मचारी के फैमिली को या जो उसका लीगल वारिस है उसको बांट देता है। अब यहाँ पर यदि आप इस चीज को टैक्स को ध्यान में रखकर अगर आप इस चीज को डिस्कस करें तो आप इसको ऐसे अपने क्लाइंट को बता सकते हैं कि सर जब बीमा कंपनी से मृत्यु दावे का भुगतान नियोक्ता को होता है तो वह उस कंपनी के लिए एक आय मानी जाती है, और जब वह कंपनी उस पैसे का भुगतान अपने कर्मचारी के जो लीगल वारिस हैं उनको कर देती है तो यह जो दोनों चीजें हैं प्लस माइनस हो जाएंगी। यानी जब टैक्स आप दाखिल करते हैं तो यह प्लस माइनस हो जाने के बाद इसका असर टैक्स के रूप में आपके ऊपर नहीं आएगा। और दूसरी परिस्थिति यहाँ पर क्या हो सकती है कि यदि असाइनमेंट समाप्त होने के बाद अगर उस कर्मचारी की मृत्यु होती है फिर क्या परिस्थिति होगी। तो यदि नियोक्ता कर्मचारी योजना के अंतर्गत असाइनमेंट समाप्त हो चुका है और कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि उस समय उस पॉलिसी का जो पूर्ण दावेदार है या जो पूर्ण मालिक है वह कर्मचारी होता है। तो उस पॉलिसी में जो नामनी होगा वह नामनी ही क्लेम करेगा और उस पैसे का हकदार नामनी होगा, यानी जो बीमा कंपनी है वह पैसा डायरेक्ट उस नामनी को भुगतान कर देगी। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न का सामना आपको अपने कार्यक्षेत्र में जरूर करना पड़ेगा और वह यह है कि यदि कर्मचारी उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चला जाता है तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले बात आती है कि यदि असाइनमेंट समाप्त होने से पहले अगर कर्मचारी छोड़कर चला जाता है तो क्या होगा। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में वह जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी वह जो एम्प्लॉयर है वह उस पॉलिसी को सरेंडर कर सकता है और जो सरेंडर की रकम होगी वह एक लाभांश के रूप में उस नियोक्ता को मिलेगी। अब यह जो सरेंडर का अमाउंट है उस नियोक्ता के लिए यानी वह जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए एक बेनिफिट के रूप में होगा। तो उसके ऊपर यानी उस सरेंडर के ऊपर उस सरेंडर अमाउंट के ऊपर उस नियोक्ता को टैक्स पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर दूसरी बात होती है कि यदि असाइनमेंट समाप्त होने के बाद अगर कर्मचारी उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चला जाता है फिर क्या होगा। तो यदि असाइनमेंट समाप्त होने के बाद एक कर्मचारी अपने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाता है तो जाहिर सी बात है कि वह अपने पॉलिसी का मालिक स्वयं है, तो उसका जो भी दायित्व है वह उस कर्मचारी का होगा। तो दोस्तों मैं यह उम्मीद करता हूँ कि यह जो एक नई जानकारी है यदि आपको अभी तक नहीं थी तो यह जानकारी निश्चित रूप से आपको एक बड़ा लाभ दे सकती है। लेकिन इसके लिए
सबसे पहले आपको यह कार्य करना होगा कि आप बड़े लोगों से जो बड़ा बीमा करा सकते हैं, जिनके पास एक अच्छी फर्म है या फिर किसी फर्म के मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, उनके सीए हैं, आपको उनसे संपर्क बनाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप इस तरह के संपर्क स्थापित नहीं करेंगे तब तक आप इस तरह की स्कीम को सेल करने में सफल नहीं हो पाएंगे। और दोस्तों, हमारे जो YouTube चैनल है, इस चैनल पर इस तरह की जानकारी पड़ी हुई है ताकि छोटी छोटी कोशिशों से आप ऐसे लोगों से भी अपने संबंध बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जो दी गई जानकारी है यह आपके लिए उपयोगी रही होगी। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगी है तो इस वीडियो के नीचे एक छोटी सी लाइक की बटन बनी है और मुझे लगता है कि आपको पता है, क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला हुआ था तो मुझे उस वीडियो पर लाइक अच्छा खासा मिला था। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो पर भी लाइक हमें मिलेगा। और यदि आपके मन में कोई कंफ्यूजन है और आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने प्रश्न निसंकोच हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो काफी लंबी हुई है, लेकिन यह जो जानकारी भी थी यह जानकारी भी कुछ लंबी थी और आपने इतनी लंबी वीडियो को भी ध्यान से देखा है, तो इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं। आप हमसे जुड़े रहें। इस तरह की जानकारी जो पहले से हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, आप उसको लेकर आप अपने व्यवसाय में बेहतर तरक्की करें। मेरी यही एक सोच हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से है। दोस्तों, आपके हर तरह के सहयोग के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए, हमारे वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और जब आप कमेंट के जरिए आप हमें प्रोत्साहित करते हैं, हर चीज के लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं। और मैं उस परम पिता परमेश्वर से सिर्फ एक प्रार्थना करता हूं कि हमसे जुड़ा हुआ जो एक अभिकर्ता भी है वह सफलता के चरम सीमा को प्राप्त करे। दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं और आपने हमारी इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखा है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच।